गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 71। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और क्लास आपकी 10th है। डेट है 29 दिसंबर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको अच्छे से इनको करना है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो ह्यूमन की नीड को पूरा करती है। ठीक है, ह्यूमन की नीड को पूरा करती है वो रिसोर्स कहलाती है। चाहे वो पेन है, कॉपी है, घर है, अलमीरा है, टेबल है, अगर वो इंसान की जरूरत को पूरा कर रही है तो वो एक रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स की यही डेफिनेशन है। राइट अ नोट ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिसोर्स। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पे लिखना है। तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि रिसोर्सेज जो है कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, एक ओरिजिन के बेस पे, एक यूजर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको। तो चलिए ये देखेंगे हमारा व्हाट आर द रिसोर्सेज, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, अब मान लो कोई चीज है, लाइक एक गोल्ड के बहुत बड़े भंडार है। ठीक है ना, लेकिन जो भंडार है वो ऐसी जगह पर जहां हम जा ही नहीं सकते। तो क्या वो रिसोर्सेज है? वो रिसोर्स तो है, लेकिन जब हम उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, अब तो वो किस तरीके के रिसोर्स हैं? अभी वो हमारी जरूरत नहीं कर रही ना, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है यहाँ पे? कि भाई मान लो रिसोर्स तो है, लेकिन मेरे को पता है कि भाई एक हीरे की खान है। ठीक है, हीरे हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, गहने आभूषणों को सजाने के लिए, संवारने के लिए। तो अब उसको निकालने में इतना पैसा लग गया। ठीक है, तो फिर वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ। यानी कि हम उसको निकाल लें, तराश लें, और तब भी हमें प्रॉफिट हो, तभी तो फायदा है उसका। तो क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए। उनको कहा जाता है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कौन से हो गए? जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। जैसे बायोटिक है, बायोटिक में आपके फल, फ्रूट, सब्जियां, कपड़े। ठीक है, ये आपको किससे मिलते हैं? लिविंग थिंग से मिलते हैं। एबायोटिक जैसे कि खनिज है, लाइक आपकी लोहा है, तांबा है, ये आपको किससे मिलते हैं? ये आपको बायोटिक रिसोर्सेज से मिलते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, यानी कि कितनी जल्दी खत्म होते हैं। जो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे पानी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है? ये जल्दी ही क्या हो जाते हैं? रिन्यू हो जाते हैं। और दूसरे क्या है? नॉन रिन्यूएबल, जो कि काफी टाइम में रिन्यू होते हैं, जैसे कि कौन सा हो गया? कोल है, हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उस पे किसका अधिकार है? इंडिविजुअल का या पूरी कम्युनिटी का? जैसे पार्क वगैरह है, ठीक है, तो आप पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। अब आपका घर है, आपका घर आपका रिसोर्स है ना, आप रहते हो, अपने घर में रहते हो, आपके खेत हैं, वो आपका इंडिविजुअल, मतलब आपका अधिकार है उस पर। और कई सारे ऐसे हैं नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, तो उनपे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो किस डेवलपमेंट के कौन से फेज में है, डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, या फ्यूचर में पोटेंशियल है कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उसके बाद हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप्ड है, स्टॉक है, या रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन। सोयल को अराउंड बहुत टाइम लगते हैं, 100 of years लग जाते हैं 1 इंच की सोयल बनने में। रिलीफ, यानी कि कितनी ऊंचाई पे है, कौन सी रोक है, क्योंकि नीचे देखोगे तो अर्थ में है तो रोक ही ना। ठीक है, बेड रोक, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी को बार बार लीच करती रहेगी। ठीक है, एक्शन क्या, रनिंग वाटर कितना है वहाँ पे, हवा कितनी आती है, वेजिटेशन कैसी है वहाँ की, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है, अगर आप इनको लिखो पॉइंट में भी लिख सकते हो कि जैसे रिलीफ, ठीक है, फिर पेरेंट रोक और बेड रोक। ठीक है, नंबर थर्ड क्लाइमेट। ठीक है, नंबर 4 इसी तरीके से इसको पॉइंट्स में भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेंशन अबाउट सम ऑफ एनवायरमेंटल इशू
which may arise due to non-judicious utilization of resources। अगर हम ध्यान से चीजों को यूज नहीं करते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचने वाले नहीं है। अभी देखो, क्या आज के टाइम से पहले लोग आरओ का यूज करते थे? क्या मिनरल वाटर का यूज होता था? लोग नॉर्मली पानी पीते थे, नल के लगे होते थे, वहां से पानी पी लेते थे। लेकिन आज हम हमारा बहुत सारा पैसा किस में जा रहा है? पानी को खरीदने में भी जा रहा है, हमें पानी भी खरीदना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? मतलब नॉन जुडिशियस यूज किया गया होगा चीजों का, प्लस ध्यान नहीं रखा गया, एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया, एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा। लाइक अभी गौतम गंभीर का आ रहा था ना कि उन्होंने एक एयर प्यूरिफायर टावर लॉन्च किया है। क्यों किया भाई? एयर की क्वालिटी खराब हो गई। तो वो एयर भी तो एक रिसोर्स है ना, हमारे लिए जीने का सबसे बड़ा रिसोर्स है वो तो, है ना। तो इसीलिए क्या है कि नॉन जुडिशियसली जब हम करते हैं तो जो आने वाली जनरेशन होती है उसके लिए रास्ते बंद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ड्यू टू नॉन जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज अ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर बीइंग फेस्ड। ये आप अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू नॉन जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर नंबर 1 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम राइज सच एज नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, number 3 environmental pollution, degradation are being faced, and plus lots of disease also spread। ठीक है, नई नई बीमारियां आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो कह रहा है कि भाई, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई जो एनवायरमेंट डिग्रेड होगा ना तो उसकी बाउंड्री नहीं है, क्योंकि हवा तो खराब होगी तो वो तो सब जगह फैलेगी। आज यहाँ है, सर्कुलेट हो के दूसरे देश में पहुंच जाएगी। अब आप ये ले लो, तो कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के, बाउंड्रीज के उसमें नहीं होते हैं। द एनवायरमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय बाउंड्रीज। इफ द एनवायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज पोल्यूटेड देन इट्स इफेक्ट गोज फॉर एग्जाम्पल बाय बर्निंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का जो वो बच जाता है। इन क्या होता है कि जैसे आप लोगों को मोस्टली को पता होगा वैसे तो, लेकिन क्या होता है जैसे धान वगैरह की फसल काटते हैं तो क्या होता है कि इतने ऊपर से काटते हैं, जो नीचे वाला रह जाता है ना, इतना सा एरिया हर जगह रह ही जाता है, इतने इतने से पौधे जो हैं सब जगह रह जाते हैं। फिर उनको या तो जब बहाते हैं उसको ट्रैक्टर से या हर्रों से, तो तब वो उसका जुताई में वो कट के मिक्स हो जाता है, या फिर उसको जला दिया जाता है। तो जब जलाते हैं तो वो पोल्यूशन होता है। ठीक है, in the distant state of Delhi, its smoke reaches Delhi and also pollutes the environment here, environment in here। ठीक है, तो यानी कि जो आसपास के एरिया में, जब दिल्ली के आसपास के एरिया में, जैसे हरियाणा पंजाब के, आप लोगों ने सुना होगा सीएम केजरीवाल हमेशा कहते रहते हैं कि पंजाब हरियाणा के किसान जो है फसल जला रहे हैं, इस वजह से ये पोल्यूशन फैल रहा है। आप लोगों ने देखा है ना, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। नेक्स्ट है सजेस्ट द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन। कि आप जो लैंड डिग्रेडेशन उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। एफोरेस्टेशन शुड बी डन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पास्चर, क्योंकि क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती है ना, पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, तो वो मिट्टी बहा कर नहीं जाती है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पास्चर शुड बी डन, यानी कि जो गाय भैंस को चराने के लिए वो होता है, ग्राउंड होता है, उसको उसको अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए। एंड पेस्टोरलिज्म, जो बेशक मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए चराई जो है। थ्रोन बुशेस शुड बी अप्लाइड ऑन द सैंड डोन्स, अब जो थ्रोनी बुशेस हैं उनको उगा देना चाहिए जो सैंड डोन्स हैं उस पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है हमारे क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमें पैराग्राफ दिया है और उसमें से हमें अपना क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। और आप लोग खुद भी फाइंड करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम आने वाले हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई अगर हम प्लानिंग कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैंने कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, और वो इतना महंगा आ रहा है, मैंने सोचा नहीं उसका, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। तो किस वजह से हुआ? सेम ऐसा ही रिसोर्सेज के साथ है कि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे उसकी कि भाई ये चीज मेरे को यहाँ पे लगानी है, इतना मैं इस चीज में लगा सकता हूँ, ठीक है, तो प्लानिंग ही एक तरह से जुडिशियस यूज करा सकती है रिसोर्सेज का। इट हैज अ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा कमी है रिसोर्सेज की। बिजली आज भी गाँव में उतनी नहीं आती है जितनी शहरों में आती है। वहां तो ये लगा रहा नंबर लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, एक प्रॉपर नंबर लगाया जाता है कि हाँ भाई इतने टाइम में
इतने घंटे आएगी, उस दिन आएगी, इस दिन नहीं आएगी, ठीक है। देर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो अपने इंडिया में भी ऐसा है, कहीं पे लोहे की खाने हैं तो कहीं पे हीरे की खाने हैं, तो सब जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग है। देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर सम रीजन विच आर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच है किसमें, मिनरल्स में, कोल डिपॉजिट्स में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वहां पे जैसे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रखा, कंपनीज वगैरह का, बिल्डिंग वगैरह का। द स्टेट ऑफ राजस्थान में बेचारे के पास पानी जो है, मतलब सोलर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी भी है, लेकिन पानी नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री, रेस्ट ऑफ कंट्री से आइसोलेटेड है। इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल मिनरल्स नहीं है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से प्लान आउट करे कि इन जो डेफिशिएंसी को मैनेज कर सके, एक बैलेंस वे में प्लान कर सके, है ना। वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। तो चलिए अब इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो समझेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, तो समझते हुए करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, एक सेकेंड। वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एक काट देना, दो बार हो गया। नेक्स्ट, डिसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, दूसरों की जरूरतों को यानी कि फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करते हैं और एनवायरनमेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करते हैं तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। विच इज नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, जो कि इसकी कल्चरल हेरिटेज के नाम से जानी जाती है। कोल्ड डेजर्ट, एंशियंट मोनेस्ट्रीज, अट्रैक्टिव माउंटेन पीक, passes, mixture of a different culture, etc. are the main characteristic of Ladakh. Name the Indian state where you find abundant deposit of a coal. झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नेम द इंडियन स्टेट वेयर यू मे नॉट फाइंड अबेंडेंट वाटर डिपॉजिट्स। तो राजस्थान में पानी की कमी है, सभी को पता है, मरुस्थल एरिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज शाम को 8 बजे आप लोगों का क्विज भी है, ठीक है, तो क्विज अटेंड कर लेना। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, और जैसे भी आपकी ओपिनियन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो जूम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल अभी तक वैसे तो बना तो पहले से ही हुआ था, लेकिन मैं भूल जाती थी बताना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं उसको। दूसरा, अगर अनअकैडमी पे आप कोई स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं और उसके लिए आपसे कोड मांगा जा रहा है तो ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं, पूर्णिमा 10 कोड अगर आप यूज करेंगे तो वो क्लास जो है अनलॉक हो जाएगी और उसको आप इजिली यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कुछ खरीदते हैं वहां से, अनअकैडमी से कोई कोर्स खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप मेरा कोड पूर्णिमा 10 यूज कर सकते हैं, तो फीस कम हो जाएगी आपकी 10%, ठीक है। तो दूसरा, आप प्लीज कमेंट करते रहा करें, बताते रहा करें, क्योंकि एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, एक कनेक्टिविटी फील होती है। तो आज की वीडियो को आप लोग पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक, ओके। एंड सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।